ने 53 सीटें पिछली बार जीती थी और अभी की उम्मीद जो नजर आ रही है ना, इनमें भी बीजेपी बहुत ज्यादा आगे निकलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अभी तक 50 सीटों पर आगे चल रही है और अगर बीजेपी 55 से 60 सीट पर भी आगे चली जाएगी ना, बीजेपी के लिए बम बम वाली स्थिति होगी। रजत राकेश टंडन के पास में चलते हैं। रजत, बिहार और उत्तर प्रदेश हिंदी बेल्ट के दोनों वो प्रदेश हैं जो कि कहते हैं किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी ऑक्सीजन का काम करते हैं। आज आप कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली पर मौजूद हैं, यहां की आबोहवा क्या है, यहां की सियासी फिजा क्या कहती है, राहुल गांधी के लिए कितनी बड़ी खुशी का सबब है? बिल्कुल, देखिए ये बात राशिद बिल्कुल सही है कि नॉर्थ इंडिया के दो बड़े प्रदेश हैं। एक जगह बाय इलेक्शंस हो रहा है और एक जगह फुल फ्लेजेड इलेक्शंस यानी बिहार में हो रहा है, क्योंकि यही दो प्रदेश हैं जो देश में पॉलिटिकल हवा बनाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रणव झा भी मौजूद हैं। प्रणव भाई, जिस तरीके के हम रिजल्ट देख रहे हैं, एग्जिट पोल से बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, लेकिन दो चीजें इसमें बहुत साफ दिख रही हैं। खासतौर से बिहार में बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होता नहीं दिख रहा है। जितनी एंटी इनकम्बेंसी है वो नीतीश कुमार के खिलाफ दिख रही है। कांग्रेस अमूमन जहां पिछली बार थी वहीं पर अभी भी है। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है तेजस्वी यादव, जिसको गेन हो रहा है बिहार। देखिए, इस बारी जो माहौल था बड़ा स्पष्ट था। जब तक चुनाव दूर था लोगों को आशंका थी इस बात को लेकर के, लेकिन जब आप एक बार जमीन पर गए, हम कैंपेन करने गए या जब आप कवर करने के लिए गए, तो बहुत स्पष्ट लग रहा था। इस समय मुझे नहीं मालूम कि किस राउंड का काउंटिंग चल रहा है, मेरे ख्याल दूसरा तीसरा राउंड होगा और लंबा समय है सेटल होने में। पिछली 2015 का चुनाव हम याद करें तो लगभग 10:30 पौने 11 बजे तक जो है अचानक चीजें घूमनी शुरू हुई। तो आमतौर पर यह माना जा रहा है कि स्पष्ट बहुमत होगा। लेकिन जो शुरुआती रुझान था, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है बहुत नेक टू नेक फाइट दिख रही। तो क्या वाकई नेक टू नेक फाइट है या फिर एक तरफा चुनाव आप अभी मानते हैं? हम अभी भी ये मानते हैं कि स्पष्ट बहुमत होगा और एक तरफा चुनाव होगा। 120-122 के कंफर्टेबल आंकड़े को हम पार करेंगे और हम ये मान रहे थे कि कहीं भी 130 से 140 के बीच में महागठबंधन की सीटें होंगी। 130-140 आपने कहा। यूथ का फैक्टर जो था वो काम किया कांग्रेस पार्टी के लिए भी और तेजस्वी के लिए भी। सिर्फ यूथ के लिए ही नहीं, यूथ के अलावा महिलाओं का भी एक वर्ग था जो कि इस चुनाव में जो सबसे अजीब बात ये रही कि जो बिहार को कहा जाता है कि बिहार कैन नॉट वोट बियॉन्ड कास्ट, वो खत्म हो गया। क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी था वो कोरोना की वजह से हो या जो माइग्रेंट जो प्रवासी लौट के आए 15 लाख परिवार जो थे वो प्रभावित हुए। उसके बाद जो बेरोजगारी का मुद्दा था वो बहुत बड़ा मुद्दा था और युवा जो है वो मुखर होकर बोल रहा था, जो कि भीड़ में दिखता था। जहां कहीं भी तेजस्वी जाते थे, जो महागठबंधन के उम्मीदवार जाते थे, तो वो दिखता था। तो वो सब जो वोट है वो मतों को प्रभावित करेगा और हमारे यह मानना है कि थोड़ा समय और हम इंतजार करें। बहुत ही क्लियर मैंडेट एक मैसेज जाएगा कम से कम जो स्टेट लेवल की लीडरशिप है। हमने देखा कि स्टेट लेवल लीडरशिप जो है तेजस्वी यादव उभर कर आए हैं। अभी भी फुल फ्लेजेड स्टेट कांग्रेस का नहीं है प्रणव भाई, फुल फ्लेजेड स्टेट तेजस्वी का होगा। देखिए, शुरुआत करनी होती है और आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि, और आप बेहतर है आपने ये प्रश्न पूछा क्योंकि आपको समझ में आएगा कि बहुत दिनों के बाद 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और रजत भाई, ये 70 सीट वो 70 सीट है जिसपे कि एनडीए का 95% स्ट्राइक रेट होता है। कहने का मतलब कि अगर महागठबंधन का कोई कॉन्स्टिट्यूएंट इस सीट पर, राजद का जो बेहतरीन परफॉर्मेंस है इस 70 सीटों पर 4 सीटों का है। इससे ज्यादा कभी इस इलाके में कोई पार्टी नहीं जीत सकती है। सबसे मुश्किल चुनाव ये कांग्रेस के लिए। बावजूद इसके पहले बार से बेहतर प्रदर्शन होगा। वो हम 2010 का आंकड़ा देखें या 2015 का आंकड़ा देखें, जब नीतीश और बीजेपी इकट्ठा लड़ती है, यहाँ टफ सीट्स मिली थी। आप अगर जो 70 का आंकड़ा देखिए, लोग यही कहते हैं आपने ज्यादा सीट लिए लेकिन टफ सीट्स लिए। हम वही कह रहे हैं कि इन सीटों को, और हमारे गठबंधन में कोई ना तो राजद लड़ सकता था ना लेफ्ट के लोग लड़ सकते थे, क्योंकि पहले जो लड़े हैं हमने कहा उनको कि 2010 का चुनाव देखेंगे तो 36 सीट राजद लड़ी थी, 0 उनको। और बिहार सेंट्रिक चुनाव कांग्रेस पार्टी ने भी रखा, जितना कैंपेन रखा वो बिहार रखा। बहुत ज्यादा सेंट्रल लीडरशिप इन्वॉल्व नहीं करी। राहुल गांधी की बहुत लिमिटेड रैलीज आपने रखी, तो बहुत बिहार सेंट्रिक चुनाव रहा। बहुत नेशनल लीडरशिप बयानबाजी नहीं हुई इस चुनाव। आप जो है सीखते हैं अनुभव से। आप ये देखते हैं कि राज्यों का जो चुनाव होता है, यह चुनाव जब भी होना चाहिए मुद्दों का चुनाव होना चाहिए, वोटरों के मुद्दों, जनता के मुद्दों का। और विपक्ष ये बात धीरे धीरे सीख रही है। आपने देखा होगा कि दूसरे चरण के दौरान प्रधानमंत्री 2 दिन गुजरात के दौरे पर था। रजत, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो इनसे पूछिए कि बिहार चुनाव के जो नतीजे हैं, ये नतीजे प्रदेश से बाहर निकलकर पड़ोसी 2 राज्य असम
और बंगाल तक जाएगी इसकी आंच। इनको क्या लगता है असम में सरकार कैसे आएगी कांग्रेस की? प्रणव जी देखिए, अब आगे बात बढ़ गई बिहार से। जो नतीजे बिहार में आ रहे हैं, स्टूडियो से ही सवाल आया है, क्या ये चीज का एक बड़ा इंपैक्ट होगा आने वाले पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में? जो लोग चुनाव विश्लेषक हैं या विश्लेषण करते हैं और राजनीति में है या पत्रकारिता में है, उन सब का ये मानना है कि जो एक खास तरह की राजनीति भाजपा आरएसएस कर रही थी, वो उसमें बदलाव आएगा। क्योंकि राज्य जो है ये समझ रहे हैं कि चुनाव जो है लोगों के मुद्दे पर होने चाहिए, और जब मुझे ऐसा लगता है कि मनीष जी वाली बात जो है ना, हमें थोड़ी सी आगे बढ़ानी चाहिए। मनीष जी ने बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे कन्वर्सेशन का एक लीड दिया है। इकबाल सिंह लालपुरा मेरे साथ में जुड़े हैं क्या? अनुभा, इकबाल सिंह लालपुरा जी जुड़े हैं क्या? हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इकबाल सिंह लालपुरा मेरे साथ में है। अभी आप जुड़े हैं हमारे साथ में। बात यह हो रही थी कि बिहार के चुनावी नतीजों का असर बाकी जो पड़ोसी राज्य हैं कहां पर पड़ने वाला है, और उसमें एक पश्चिम बंगाल भी आ जाता है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि पश्चिम बंगाल की सरजमी पर साल भर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, लेकिन बिहार में अमित शाह नहीं पहुंचे। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या बीजेपी के चाणक्य दीवार पर लिखी हुई इबारत को बहुत पहले ही पढ़ चुके थे कि यहां पर तो हार होने जा रही है, इससे बेहतर यह है कि यहां के चुनावी मैदान में उतरा ही न जाए?